लेकिन जो ये काले दिल के कुछ नेता है ना, जिसके ऊपर कुछ और होता है, अंदर कुछ होता है, उन्होंने, अब मैंने बताया था पीछे भी कि धर्मेंद्र हुड्डा जो लड़का है, उसने एक एक तार खोल खोल के बताया कि हमें कैसे फंसाया गया और किसने फंसाया, क्यों फंसाया, किस लिए फंसाया, क्या उद्देश्य था, क्या उस उद्देश्य था। तो केवल घर नहीं जलाया था, बहू बेटियों के साथ मतलब वहां पे दुर्व्यवहार भी किया था। लेकिन इतना पावरफुल मिनिस्टर होते हुए किसी दूसरे के लिए कुआं खोदते हो तो परमात्मा आपके लिए भी कोई ना कोई बड़ा कुआं खोद देता है। बिल्कुल, वो हुड्डा के साथ हुआ। हालांकि हो सकता है चीफ मिनिस्टर बन जाता है, लेकिन इसने कुएं इतने खोदे हुए थे, लोगों की गोपी इतनी खोदी हुई थी कि वो लोगों का श्राप ही सेध गया इसको। देखो, वो एक फौजी अफसर है, वो सच को सच और झूठ को झूठ कहते हैं। बीजेपी में कोई चीफ मिनिस्टर का एक्चुअली सही कैंडिडेट है तो वो कैप्टन अभिमन्यु है। क्या बात करना साहब। इसलिए वो प्रशासनिक जो शक्ति है नेता के अंदर, वो होनी बहुत जरूरी है। अच्छा, लीडरशिप भी और प्रशासनिक भी। तो कैप्टन अभिमन्यु आज बीजेपी के प्लेटफॉर्म पे एक सबसे काबिल अफसरों में और काबिल नेताओं में से थे, जिन्हें इस पद तक पहुंचना चाहिए था, लेकिन वो मंत्री तक रहे और लोगों ने थोड़ा सा साथ नहीं दिया, उनको हरा ही दिया। क्या आप ये मानते हैं अगर वो दूसरी बार जीत के आते, जिस वक्त वो हार गए और सेकंड टर्म में बीजेपी की सरकार आ गई थी, हाँ, तो 40 सीटें आई थी, हाँ, तो आप क्या मानते हैं कि उस वक्त मतलब उनका दांव लग सकता था? तो अब उनके पास ये बेस्ट मौका है कि भी जो कैप्टन साहब ने एक मुहिम चलाई है, वो पार्टी के लिए भी जरूरी है, पार्टी का वोट बैंक भी बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक है। नंबर 2, साथ में आपका जो भाईचारे की बात है वो भी आगे बढ़ेगी। तीसरी बात, एक मैसेज युवाओं में भी जाएगा कि जो युवाओं में अब बैठे बैठे वो सारे दिन अपने मोबाइल पे ही चले रहते हैं, उनको भी उन संस्कारों से ओतप्रोत होंगे कि भी एक्चुअली हमारा भाईचारा कहाँ था। वहां बुजुर्ग भी होंगे, मिडिल क्लास के लोग भी होंगे, मिडिल एज के भी लोग होंगे और ये बच्चे भी जाएंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। साथियों, राजनीति की दुनिया की बात करें, हिंदुस्तान के अंदर 2 सबसे बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस। आप संयोग देखिए, हरियाणा के अंदर अगर हम हरियाणा की राजनीति की बात करें, दोनों पार्टियों के एक एक नेता एक ऐसी यात्रा निकाल रहे हैं जो राजनीति से कुछ अलग है। चौधरी ब्रजेंद्र सिंह जो पूर्व सांसद हैं, जिनके पिताजी चौधरी बीरेंद्र सिंह जी हरियाणा की राजनीति के स्तंभ रहे हैं, और उनके नाना जी सर छोटू राम जी, उनको कौन नहीं जानता और उनके योगदान को कौन नहीं जानता। वो निकाल रहे सद्भाव यात्रा और जिसका रोहतक में कल समापन है। इसके बाद हम आते हैं बीजेपी के ऊपर। बीजेपी के कप्तान, नारनौंद के कप्तान कैप्टन अभिमन्यु जी, वो निकाल रहे हैं भाईचारा स्नेह मिलन प्रोग्राम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में। कई प्रोग्राम उनके हो चुके हैं, कुरुक्षेत्र में हो चुका है, हांसी में हो चुका है, सिरसा में हो चुका है, पानीपत में हो चुका है। कई जगह पे उनके प्रोग्राम हो चुके हैं और कई जगह पे होने हैं। तो दरअसल जो नेता लोग हैं वो राजनीतिक यात्राएं तो निकालते हैं, इस प्रकार की जो ये अलग सी यात्राएं, सद्भाव यात्रा, भाईचारा यात्रा, और देखा जाए तो हरियाणा को सद्भाव की भी जरूरत है, हरियाणा को भाईचारे की भी जरूरत है, स्नेह की भी जरूरत है और मिलन की भी जरूरत है। जरूरत तो है। इस चीज के अंदर नेता लोग कितने कामयाब हैं जो यात्रा का उद्देश्य है। क्या दोनों नेताओं की एक अलग सी कोशिश है, या फिर इन चीजों को बिगाड़ा भी राजनीति की तरफ से जाता है? अगर भाईचारा खराब होता तो कहां ऊपर से होता है, स्नेह भी खराब होता तो ऊपर से खराब होता है। और कैप्टन अभिमन्यु जी जो जाट आरक्षण के अंदर भाईचारा खराब हुआ था उस पर वो बोलते हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं।
तो आज हम यही चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान हैं, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी जो आईजी के पद से रिटायर हुए रणवीर शर्मा जी। तो शर्मा जी, सबसे पहले ग्रामीण भारत मंच पर आपका स्वागत है। नमस्कार जी। देखिए, जो भाईचारा है वो भी हमें चाहिए, सद्भाव भी चाहिए। जो ये दोनों नेता एक लीग से हटके कुछ अलग कर रहे हैं, तो ये आप क्या समझते हैं, ये नौबत क्यों आन पड़ी, क्यों इन नेताओं को इस प्रकार की यात्रा निकालनी पड़ रही है, आप क्या मानते हैं? देखो, कांग्रेस और बीजेपी आज दो ही मेन पार्टियां हाँ, भारतवर्ष के अंदर है। भारतवर्ष के अंदर और हरियाणा में भी। हम्म दोनों का मेन जो मकसद है हम्म वो बहुत ही स्पष्ट है हम्म कि एक तरफ कांग्रेस वाले उस सद्भावना यात्रा से, जो कांग्रेस के अंदर आपस में मनमुटाव है, एक दूसरे का 36 का आंकड़ा है, उसको दूर करते हुए एक सिस्टम के तहत आपस में वो यात्रा कर रहे हैं ताकि उन सबको इकट्ठा लाया जाए। लेकिन शायद वो बात इतनी अच्छी तरीके से बन नहीं पाई जैसा वो चाह रहे थे। नहीं, लोग तो ये कह रहे हैं आईजी साहब कि सबसे पहले प्रदेश की छोड़िए, सबसे पहले तो सद्भाव कांग्रेस में होना चाहिए, कांग्रेस में होना चाहिए। सबसे ज्यादा खिंचाई तो वहीं पे है। मैं उसी पे आ रहा हूं कि भी जो उनकी आपस में खींचातान है ना, वो उस सद्भावना यात्रा से ज्यादा लाभ नहीं उठा सके। हालांकि राहुल को पिछली दफा भी हमारी इस बारे में बात हुई थी, उनको ये थोड़ा सा सख्ती से अपनी पार्टी में लेना चाहिए था। बिल्कुल, कि भी आप सबको ये मजबूर करें, चाहे आप जाओ या ना जाओ, कम से कम आपके कार्यकर्ता उस सद्भावना यात्रा में जाएं, यात्रा का एक जरूर हिस्सा बने। जहां तक सवाल है कैप्टन साहब का, कैप्टन साहब एक बहुत ही काबिल अफसर रहे हैं और मैं तो उन्हें कहा करता था बीजेपी वालों को, अगर बीजेपी में कोई चीफ मिनिस्टर का एक्चुअली सही कैंडिडेट है तो वो कैप्टन अभिमन्यु है। क्या बात करना साहब। इसलिए जिस ऑफिसर के अंदर, हमारे यहाँ एक वर्ड है ऑयल की, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी, और वो प्रशासनिक जो शक्ति है नेता के अंदर वो होनी बहुत जरूरी है। अच्छा, लीडरशिप भी और प्रशासनिक भी। तो कैप्टन अभिमन्यु आज बीजेपी के प्लेटफॉर्म पे एक सबसे काबिल अफसरों में और काबिल नेताओं में से थे जिन्हें इस पद तक पहुंचना चाहिए था, लेकिन वो मंत्री तक रहे और लोगों ने थोड़ा सा साथ नहीं दिया, उनको हरा ही दिया। अब जो उनका मकसद है, कुछ तो जनता की कमी रहेगी, कुछ में भी वो भी अंदरूनी राजनीति का शिकार हो गए हैं, शायद हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कांग्रेस से फिर भी वो थोड़े बहुत अच्छे हैं। अच्छा। उनके अंदर इतनी ज्यादा मनमुटाव नहीं है जितना, मतलब जग जाहिर मनमुटाव नहीं है, अंदर खाने हो थोड़ा बहुत, मतलब अनुशासन है। अनुशासन है। हाँ। क्योंकि अब जैसे कैप्टन साहब यात्रा निकाल रहे हैं तो उसमें उनके सभी जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल के, हाँ, वो जरूर पहुंच रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, ये एक अनुशासन की पहली कड़ी होती है। जो सवाल उनके पीछे का सिस्टम है कि भाई हाँ, वो भाईचारे की जो व्यवस्था है, इसमें दो राय नहीं कि आज गांव में और समाज के अंदर आपसी फूट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। खासकर जातीय फूट जिसे मैं कहूँ वो बहुत ज्यादा फूट गई भी। खासकर इसमें दोष भी नेताओं का। अच्छा, इस चीज में हम आएंगे जो आपने कहा कि कैप्टन साहब मुख्यमंत्री के सबसे काबिल आदमी थे आपकी निगाह में बीजेपी में, मैं समझता हूँ। तो क्या आप ये मानते हैं अगर वो दूसरी बार जीत के आते, जिस वक्त वो हार गए और सेकंड टर्म में बीजेपी की सरकार आ गई थी, हाँ, तो 40 सीटें आई थी, हाँ, तो आप क्या मानते हैं कि उस वक्त मतलब उनका दांव लग सकता था? उसी वक्त मैं कह रहा था ही वाज द मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट फॉर सीएम। अच्छा, सबसे मतलब एक बहुत ही काबिल अफसर रहे हैं और वो जनता का बहुत भला करते और उन्हें किसी चीज की भूख भी नहीं थी, ना पावर की भूख थी, ना पैसे की भूख थी। परमात्मा ने उनको ऐसा सिस्टम कुदरत से दे रखा है संस्कार की तरफ से कि भी उन्हें उस चीज की वो नहीं थी। तो फिर क्या तो लोगों का बहुत ज्यादा भला करते हैं। अच्छा, तो नारनौंद वालों का ये समय ठीक नहीं रहा, चूक रही उनकी बहुत जबरदस्त चूक रही कि उन्होंने उसको एमएलए तक तो हर हालत से लड़ा। अगर वो एमएलए बनते तो आपके बहुत अच्छा चांस था, उनको मुख्यमंत्री जरूर बनते। और उनको हरा के जिताया किसको? पंडित राम कुमार गौतम को, जिसकी हम चर्चा आज करेंगे। भगवान उसका तो बस मालिक ही है, बस भला करे, अब यही कह सकते हैं।
तो मैं यात्रा की बात करता कैप्टन साहब की कि भी उन्होंने एक मकसद बहुत अच्छा लिया कि आज जो भाईचारे की जरूरत है, जो इतनी फूट आपस में पड़ी है, चाहे विषय बहुत अच्छा चुना, विषय बहुत अच्छा, इसमें दो राय नहीं है। और आज गांव के अंदर एक विशेष भाईचारा हुआ करता 36 बिरादरी का, उस भाईचारे में बहुत बड़ा डेंट पड़ा हुआ है। आप जिधर भी जाओ, जिस गांव में भी जाओ, बहुत सही बोल रहे हैं, तो आपस में वहां सच्चाई ये है, कोई कबूल करे ना करे, लेकिन कड़वी सच्चाई है। मैं अपने गांव से लगाता हूं, आपके गांव से लगाता हूं, किसी गांव में जाने, मतलब इतना आपस में सरीकीपना हो गया, एक दूसरे को देख के राजी नहीं है। अगर ये प्रोग्रेस की हो रहा है, ये आगे क्यों बढ़ रहा है, ये इसका क्या, मतलब जैसे जलन जो आपस में होती है, ईर्ष्या जो होती है। तो उस मकसद को पूरा करने के लिए उन्होंने एक बड़ी सही यात्रा का सिस्टम अपनी तरफ से देखा है, या पार्टी की तरफ से देखा है, और पार्टी का सहयोग भी उसमें जो मिल रहा है वो भी अच्छा मिल रहा है। तो कैप्टन साहब को मैं चाहता हूं कि भी सारे हरियाणा में जो एक सिस्टम जो कांग्रेस वालों ने सद्भावना के लेकर, वही भाईचारे की भी एक सद्भावना और एक स्नेह आपसी प्यार दोबारा बढ़ना चाहिए, जो उनका मकसद सही है। और इस मकसद में हम प्रभु से यही कोशिश कर रहे हैं कि भी वो कामयाब हों, और कामयाबी के साथ लोगों को उनका साथ भी देना चाहिए। एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा नेता, एक अच्छा अफसर अगर समाज के भले के लिए कोई काम करना चाह रहा है तो उसमें हर हालत से सबको सहयोग देना चाहिए, कम से कम उनकी सभाओं को सफल करना चाहिए। दूसरी बात, बीजेपी वालों के लिए भी एक बहुत अच्छा है। अभी कांग्रेस वाले उस मकसद में इतने ज्यादा सफल नहीं हुए, तो अब उनके पास ये बेस्ट मौका है कि भी जो कैप्टन साहब ने एक मुहिम चलाई है, वो पार्टी के लिए भी जरूरी है, पार्टी का वोट बैंक भी बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक है। नंबर 2, साथ में आपका जो भाईचारे की बात है वो भी आगे बढ़ेगी। तीसरी बात, एक मैसेज युवाओं में भी जाएगा कि जो युवाओं में अब बैठे बैठे वो सारे दिन अपने मोबाइल पे ही चले रहते हैं, उनको भी उन संस्कारों से ओतप्रोत होंगे कि भी एक्चुअली हमारा भाईचारा कहाँ था। वहां बुजुर्ग भी होंगे, मिडिल क्लास के लोग भी होंगे, मिडिल एज के भी लोग होंगे, और ये बच्चे भी जाएंगे। एक और मैं आपको स्पीच भी भेजूंगा। कैप्टन साहब की जो मैंने स्पीच सुनी है ना, वो इतिहास पे बोलते हैं इन यात्राओं में, इस कार्यक्रम में। जिस तरह उन्होंने एक तैमूर लंग को किस प्रकार से हराया, तैमूर लंग को हराने में सरोखाप का बहुत बड़ा योगदान था, बाबा देवपाल राणा ने उसकी अध्यक्षता की थी। बिल्कुल ठीक। तो इससे हमारे युवाओं को इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है और उनको ऊर्जा मिलती है, वहां से प्रेरित होते हैं वो। मैंने यही बात तो कही कि वो एक प्रशासनिक अच्छे अधिकारी रहे हैं, और जो प्रशासन में रहता है उसको एक जो इतिहास है उसका भी एक अच्छा ज्ञान, सेना में रहे हैं, सेना में अनुशासन होता है। फिर दूसरे जो है ना, साथ ही साथ मतलब प्रशासन चलाने के लिए उसको पढ़ाई लिखाई या अपने इतिहास का ज्ञान होना एक जरूरी सब्जेक्ट हो जाता है। आईएएस का भी प्री एग्जाम क्लियर कर रखा, एग्जाम क्लियर किया है, तो उसके लिए भी पढ़ाई करनी पड़ती है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज देने के लिए, एक समाज को सही रास्ता दिखाने के लिए, अपनी पार्टी का एक वोट बैंक अच्छी तरह से बढ़ाने के लिए, जो कमियां हैं उनको भी देखने के लिए, और जो हरियाणा का एक्चुअली संस्कार है, कल्चर है, चाहे खाप का हो, चाहे हमारे आपसी 36 बिरादरी के भाईचारे का हो, चाहे आपसी गांव का प्यार स्नेह का हो, वो चीज लेके सही चल रहे हैं और उन्हें चलना चाहिए, और उन्हें इस मामले में सबको सहयोग देना चाहिए, और पार्टी को भी सहयोग देना चाहिए और लोगों को भी देना चाहिए। अब ये जात पात से हटके, जिस जात पात के सिस्टम से हटके, उन ये नहीं समझे कि भी वो किसी पार्टी विशेष के हैं या किसी जाति विशेष के हैं, उनको ये देना चाहिए कि वो किस मकसद से जा रहे हैं। अब ना तो कोई इलेक्शन है, बिल्कुल ना उन्होंने कोई चुनाव लड़ना है, ना अभी कोई ऐसा सिस्टम आ रहा है, नजदीक आ रहा है। चुनाव तो अपने टाइम पे ही आएगा। तो वो जो लेके चल रहे हैं वो एक्चुअली में लोगों की भलाई के लिए लेके चल रहे हैं, समाज की भलाई के लिए लेके चल रहे हैं, बच्चों की भलाई के लिए लेके चल रहे हैं। तो उसमें सबका सहयोग देना, मैं कहता हूँ, एक जरूरी सा पार्ट है जो उन्हें करना चाहिए जहां भी उनका फंक्शन होता है। अच्छा साहब, देखिए ध्यान होगा आपको, हमने पिछले एक चर्चा की थी कि भाई जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि खर्चों में कटौती करो, सोना मत खरीदो, विदेश यात्राओं को टाल दो, देश का पैसा बचाओ, अच्छी बात थी। उस वक्त आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि सबसे पहले लागू नेताओं ने करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। हमने तो वो वीडियो डाला भी नहीं था हमने तो वो वीडियो हमने बना लिया था। जो आप कह रहे थे वो चीजें मतलब हूबहू लागू हुई, वहां से नजर आया, कटौती हुई, काफिले में कटौती हुई, मुख्यमंत्री काफिले में। कहा कि जो प्रशासन का एक अधिकारी है ना, उसने समाज को
और सिस्टम को बहुत नजदीक से देखा होता है। देखना और फिर उसके ऊपर क्रियान्वित होना और फिर उस चीज को लागू करना, उसमें बड़ा फर्क है। हाँ, मतलब कल्पना तो कोई भी कर सकता है। अभी हाँ ऐसे होना चाहिए, लेकिन हो कैसे उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो जो मेहनत करते हो तो आपको पहले से ही विजन परमात्मा दे देता है, या आपका एक्सपीरियंस या आपका किया हुआ काम आपको बता देता है कि अगर ये चीज होगी, अगर इसमें कोई समाज का तेल का बचत करना है, तो ये आडंबर दिखाने से पहले नेता खुद अपने ऊपर लाए। अब राहुल ने उसी बात को पकड़ा। अभी मोदी जी ने कह तो दिया कि भी विदेश की यात्रा मत करो, और आप अपने आप जो है ना 5 देशों की यात्रा पे चले गए हैं, चाहे आप उसमें से कितने अरब करोड़ का जो है ना वो लेके आए हो, लेकिन इस टाइम आप उसको थोड़ा सा अवॉइड करते तो वो आपके लिए भी, पार्टी के लिए भी और लोगों के लिए भी एक अच्छा मैसेज रहता। अच्छा, जो मैंने ये चर्चा का विषय किया था कि जो आपने बोला था, मैं कैप्टन अभिमन्यु का एक वाकया जिक्र करना चाह रहा हूं। हाँ, कैप्टन अभिमन्यु जो 2014 से लेके 19 तक वो वित्त मंत्री थे, उस वक्त सरकारी खजाने से उनको जो पेंशन मिली, जितनी भी पेंशन मिली 5 साल की, हाँ, उस सारी पेंशन को इकट्ठा करके उन्होंने बहुत सारी गरीब कन्याओं का विवाह किया। बिल्कुल ठीक। सारा जो 5 साल का था उनका, ठीक, वो गरीब कन्याओं पर लगाया। तो कहीं ना कहीं वो एक उदाहरण था। जो नेता लोग सक्षम हैं, जिनको पेंशन नहीं चाहिए, जिनको सरकारी ग्रांट, वो पेंशन जो मिलती है, खर्चा मिलता है, अलाउंस मिलता है, अगर वो लोग ऐसा करें तो एक अच्छा एग्जाम्पल दिया था। देखो ना, मैंने बताया था कि उनके जो पिताजी हैं, उन्होंने एक आर्य समाज के वो संस्कार हैं उनके अंदर, जहां पे उनका सबसे पहला काम है समाज का भला कैसे हो, उसमें लोगों का भला कैसे हो। तो उस भले की परिपाटी से पला हुआ बच्चा बड़ा होकर के भी उस परिपाटी को आगे बढ़ाता है। तो वही कैप्टन अभिमन्यु ने किया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर वो चीफ मिनिस्टर के तौर पे होते तो वो ना केवल पार्टी का बहुत बड़ा काम करते, समाज के लिए भी बहुत बड़ा काम करते थे। जो आज भाईचारे की बात होती, उनके आने से वो भाईचारा और 10 गुना ज्यादा आगे बढ़ता। जो अब पार्टीबाजी हो रही है ना, और नेता लोग जो एक जात पात की आग डाल करके, वो अभी आएंगे उस पे भी मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से मतलब आग लगाते हैं आपस में भाईचारे के अंदर, और किस प्रकार से एक दूसरे के अंदर फूट डालते हैं और अपनी व्यवस्था बनाने की कोशिश करते हैं। इसको उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से सोच समझ के इस शब्द को डाला है कि भाईचारे की व्यवस्था बने तो समाज का भला हो, और समाज के भले के साथ ही किसी पार्टी का भला हो, उसके साथ ही उन नेताओं का भी भला हो जो इसमें आगे जुड़ेंगे। देखिए, आपको याद होगा जो जाट आरक्षण आंदोलन का मामला था, उस वक्त एज ए वित्त मंत्री, बहुत ताकतवर मंत्रालय होता है, बिल्कुल ठीक, पावरफुल मिनिस्ट्री इनके पास थी, इनकी घर को जला दिया गया। बल्कि मैं तो एक कई बार है ना, हम कोठी बोल देते हैं, वो कहते पूजा साहब कोठी मत बोला करो, घर बोला करो। कोठी शब्द एक घमंड नजर आता है, ठीक, ये मुझे अच्छा लगा। ठीक है। तो उनके घर को जला दिया, और कई सारी बातें मीडिया में अब आई हैं। धर्मेंद्र हुड्डा ने जब वो वीडियो जारी की है, केवल घर नहीं जलाया था, बहू बेटियों के साथ है, मतलब वहां पे दुर्व्यवहार भी किया था। लेकिन इतना पावरफुल मिनिस्टर होते हुए जो इनको घेरा गया एक चक्रव्यूह में, महाभारत के अभिमन्यु को वहां पे घेरा कई महारथियों ने मिलके, यहां पर भी आप समझते हैं कि अंदरूनी घेरा गया। इसमें तो आगे भी इस प्रकार के होंगे, तो आपकी क्या सलाह है कि कैप्टन साहब इन चीजों से कैसे बचें? देखो, वो एक फौजी अफसर है, वो सच को सच और झूठ को झूठ कहते हैं। यस, मतलब जनता को 90% वो चीज अच्छी लगती है, आम जनता को। लेकिन जो ये काले दिल के कुछ नेता है ना, जिसके ऊपर कुछ और होता है, अंदर कुछ होता है, उन्होंने, अब मैंने बताया था पीछे भी कि धर्मेंद्र हुड्डा जो लड़का है, उसने एक एक तार खोल खोल के बताया कि हमें कैसे फंसाया गया, और किसने फंसाया, क्यों फंसाया, किस लिए फंसाया, क्या उद्देश्य था, क्या उस उद्देश्य था। तो जग जाहिर है कि भी हुड्डा ने अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को, उपेंद्र हुड्डा ने अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा की राजनीति और कॉन्स्टिट्यूंसी, या उस रोहतक की कॉन्स्टिट्यूंसी को सेफ रखने के लिए वो आंच कैप्टन साहब के घर में लगाई। अभी इसको तो यहां से उठाओ, ये उठेगा तो हमारी चीज सुरक्षित रहेगी। वो कहते हैं ना, जब आप किसी दूसरे के लिए कुआं खोदते हो तो परमात्मा आपके लिए भी कोई ना कोई बड़ा कुआं खोद देता है। बिल्कुल, वो हुड्डा के साथ हुआ।
हालांकि हो सकता है चीफ मिनिस्टर बन जाता है, लेकिन इसने कुएं इतने खोदे हुए थे लोगों की, गोपी इतनी खोदी हुई थी कि वो लोगों का श्राप ही सेध गया इसको। दुनिया भर के इसके मुकदमे दर्ज हैं, अब उसे पीछा छुटकारा मिलता नहीं। और अब राजयोग का सिस्टम है कि एक बार वो चला गया हाथ से ना, अब नहीं आएगा। मैंने तो उस भी खुद कहा कि जब इसने अपनी माँ को उस पार्टी के सोनिया गांधी के दामाद को नहीं छोड़ा तो और किसको छोड़ेगा? तो कैप्टन अभिमन्यु कहाँ थे? तो इसलिए वो तो ये उनका ये सिस्टम है नेताओं का। अभी मेरे अलावा या मेरे बेटे के अलावा कोई और कॉन्स्टिट्यूंसी में उभरे ना, कांटा निकालने का, कांटा निकाल। लेकिन जहां कैप्टन साहब का मामला है, कैप्टन उस नियत का आदमी नहीं है। कैप्टन बहुत साफ दिल का है। और हमारी फौज की एक बेसिक क्वालिटी है कि फौज के अंदर ये सिस्टम नहीं चलता धोखाधड़ी का, या ये गाय की भैंस, भैंस की गाय का सिस्टम नहीं चलता वहां। जो सही है वो सही, और जो गलत है वो गलत है। अगर वो क्वालिटी उस अफसर में नहीं है तो सिलेक्ट ही नहीं होगा वो। क्या बात है। अब वो वहां से सिलेक्ट होने के बाद और फिर अपनी एक पारी जो उन्होंने सेकंड पारी खेली है नेताशिप की, लीडरशिप की, अभी एक पार्टी के नेता की, वो बड़ी कामयाब खेली है। ये तो लोगों ने देखना चाहिए कि अब इस भाईचारे का जो सम्मेलन चल रहा है इसको किस तरीके से वो आगे बढ़ाए और किस तरह से वो हरियाणा के लिए एक अच्छा सोचें, अभी जिसमें सबका भला, और वो बड़ी सही रास्ते पे चल रहे हैं, उन्हें चलना चाहिए लगातार। तो क्या लगता है जो कैप्टन साहब ने राजनीति की शुरुआत की वो रोहतक लोकसभा से की? बिल्कुल ठीक। उन्होंने 2 चुनाव रोहतक से लड़े हुडा परिवार के सामने, हाँ, और दोनों में उनके वोट बढ़ते गए। ठीक। तो वो जो रोहतक से चुनाव लड़ना, कहीं न कहीं अन्य नेताओं ने इनके खिलाफ फिर वो साजिश बुनी, वो इनको महंगा पड़ गया। महंगा पड़ना, देखो उन्होंने तो एक अच्छी नीयत से, अभी चुनाव तो कोई भी लड़ सकता, कॉन्स्टिट्यूंसी तो किसी की बापोदी नहीं है कि भी वहां कोई और नहीं लड़ेगा। ठीक बात है। वहां तो हर खिलाड़ी आएगा, दूसरी पार्टी का आएगा, निर्दलीय भी आएगा, दूसरे भी आएंगे। तो ये किसी ने देखना कि और कोई नेता ना उभरे, ये चीज उनके जोड़ों तो बैठेगी। और लेकिन इससे उनको सहानुभूति मिली। कैप्टन का कोई नुकसान नहीं हुआ, ठीक है, उनका प्रॉपर्टी नुकसान हुआ, जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उनकी व्यक्तिगत जो छवि है उसके ऊपर कोई असर नहीं, उसके ऊपर बल्कि उन्हें संपैति मिली, हमदर्दी मिली। अभी कैप्टन साहब के साथ गलत हुआ। अब जब सारी सच्चाई लोगों के सामने आई है तो और ज्यादा संपैति मिल गई। और इस भाईचारे सम्मेलन में जो जा रहे हैं, ये स्नेह का सम्मेलन बना रहे हैं, इसमें उनको और ज्यादा बूस्टिंग मिलेगी। और इसलिए, और जो आदमी ने आग लगवाने वाले थे या लगवा के चले गए, उनको क्या मिलेगा ये आगे समाज बताएगा, समाज सबक देगा। समाज भूला नहीं है। जब सच्चाई लोगों के सामने आती है तो लोग इस बात को पूरे चटकारे लेते हैं, अगर यार ये भी कोई आदमी है जो दूसरे घरों में आग लगाता है। बहुत सही कहा। यस। मैं एक बार, इनके भाई हैं वीर सेन जी, उनसे मेरा वार्तालाप हो रहा था, तो उन्होंने मेरे को एक बहुत अच्छी बात कही कि पुनिया साहब, हमें इस बात का दुख नहीं कि हमारा घर फूक गया, हमारी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, मुझे ज्यादा दुख इस बात का है जो मेरे पिताजी आर्य समाज में काम करते थे, वो देश विदेश की यात्राओं पे भी गए थे, वो पूरे देश का भ्रमण भी उन्होंने किया था, उनको बहुत बेशकीमती उपहार मिले थे जिनकी उपहार की कोई कीमत नहीं होती, वो सब जला दिए गए, सब राख कर दिया गया। मैंने बताया ना कि जो वहां पे दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को भेजा गया ना, उनका काम ही यही था कि ज्यादा से ज्यादा मान सम्मान को ठेस पहुंचाए, जी, चोट वहां पर पहुंचाए। हाँ, इसलिए उन्होंने मान सम्मान को ठेस पहुंचाने। भाई आपको आग लगाने के लिए कह दिया, आपको बहू बेटी छेड़ने के लिए कहा था। अबे दुष्टो, तुम एक तो गलत काम कर रहे हो, आग लगा रहे हो, ऊपर से उनका मान सम्मान पे ठेस पहुंचा रहे हो, ऊपर से उनकी बहू बेटी को हाथ लगा रहे हो, तो इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है? कुत्तों को मारा, पशुओं को मारा, वही तो होता है ना, इससे बड़ा और क्या हो सकता? मतलब एक तरह से राक्षस प्रवृत्ति के। तो और फिर भी इनका इतना बड़ा दिल है। मैं तो इस फौजी भाई को सलाम करता हूं कि भी इन्होंने माफी दे दी, हाँ। और माफी देने के बाद अपनी गवाही भी वापस ले ली। अभी कोई बात नहीं, जो बच्चों से जो गलती होगी, हालांकि कुछ लोगों ने उसमें भी आग लगाई, हाँ। अभी खाप के लोग वहां गए और कैप्टन साहब ने उनकी बात नहीं मानी, वो नहीं मानी। कैप्टन साहब सिर्फ एक ही बात करे थे, अभी जो हो गया सो हो गया, मुझे ये बता दो ये बीमारी पाई किसने? बिल्कुल इसी बात, जो बात अब धर्मेंद्र हुड्डा ने कही, तो ये खाप वाले
खाप वालों का पहला धर्म है कि अगर अपनी खाप में, अपने समाज में वो न्याय की व्यवस्था बनाना चाहते हैं, पहले दूध का दूध और पानी का पानी करके लेके जाएं। अगर हम भूपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र हुड्डा ये बात बोलेंगे कि ये आग आपकी लगवाई हुई थी या आपके छोकरों की लगाई हुई थी या आपके बंधुआ मजदूरों से लगवाई हुई थी, तो वो एक उसी दिन ही माफ कर देते वो। ठीक बात है। जो अब माफी है, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत सही टाइम पे उन सारे बच्चों को माफ किया और वो सारे बच्चे बाहर आ गए। मैंने सुना कि अभी भी कुछ लड़के अभी जेलों के अंदर हैं जिनके पहले के इस मामले में कोई नहीं जमानते नहीं या कोई दूसरे मामले में जाट आरक्षण से इनको क्या मिला? जाट आरक्षण से मिला क्या? ये चाहते थे कि भी मैं 14 तक तो चीफ मिनिस्टर रहा हूं और 2 साल में ही सारी व्यवस्था बदल जाएगी, सारी अफरा तफरी बदल जाएगी। ऐसे जाट बहुत समझदार हमारे मार्शल कौम है, बिल्कुल वो इस प्रकार से इनके उस बकावे में नहीं आएगी, बिल्कुल, और अब तो आने की नहीं है, बिल्कुल किसी कीमत पे नहीं आने की। बिल्कुल। इसलिए कैप्टन साहब का भविष्य बहुत उज्जवल है और वो जो पार्टी की तरफ से भी चल रहे हैं और समाज की तरफ से भी चल रहे हैं इस भाईचारे की व्यवस्था को बनाने के लिए, मैं तो पर्सनली तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे इस बात का कायल हूं कि भी उन्होंने बड़ा सही स्टेप सही समय पे और सही बात के लिए उठा रहे हैं। जो कि यहाँ आजी साहब का ये कहना कि खापों की व्यवस्था होती है, खाप में अगर किसी से भी कोई गुनाह हो गया, चाहे 302 का हो गया, वो क्लियर करती कि गुनाह इससे हुआ और माफी दे। यस, ये परंपरा है खापों की, तभी माफी मिलती है। और यहाँ पे यही हो रहा था, पहले बता दो किया किसने है, कोई दिक्कत नहीं, आप माफी दे देना, मेरा पेटा भर दो, मेरा पेटा भर दो, जैसे आम बात होती है। हाँ, और बाद में खापों पे छोड़ा और खापों ने निर्णय किया, ये सब जग जाहिर है सारी चीजें। तो फिर क्या मानते हैं कि अगर कैप्टन जिस तरीके से वो चल रहे हैं, वो अब सीधे जनता के बीच में आ गए हैं, भाईचारे के बीच में आ गए हैं, उन पे एक आरोप भी लगता था कि वो जनता के बीच में नहीं रहते, तो आपको क्या लग रहा है कि उनका भविष्य उज्जवल है? बिल्कुल निश्चित रूप से उज्जवल है कि भी ऐसा है ना, जो छोटे मोटे इल्जाम होते हैं अफसर के ऊपर आमतौर पे, अगर जी ये तो अफसरी दिखाते हैं जी, ये तो कोठी से बाहर नहीं निकलते हैं जी, ये अपनी एरोगेंस से दिखाते हैं, तो वो चीज को हटा के अब समाज के प्लेटफॉर्म पे जाके, ठीक है, एक उस भाईचारे की जो एक्चुअली हमारे हरियाणा संस्कृति है, अभी वो व्यवस्था हमें बनानी चाहिए, उसके लिए निकल जाए। ना केवल उन्हें व्यक्तिगत लाभ है बल्कि पार्टी को लाभ है और समाज को विशेष तौर से लाभ है। एक अच्छा मैसेज वो देते जा रहे हैं और पार्टी का जो छोटा मोटा मन मुटाव है उसे दूर करते हुए स्नेह की तरफ लेके जा रहे हैं। दिस इज वेरी गुड। आखिरी सवाल है जी, फिर हम चर्चा का अंत करेंगे। क्या उस वक्त जो गृह मंत्री थे देश के, इनकी कोठी से सिक्योरिटी हटी, फिर सारा ये हुआ, गृह मंत्रालय की भी चूक रही? ऑफ कोर्स बिल्कुल चूक रही भाई। आप ये अंदाजा ले कि भी हमारे वित्त मंत्री हैं, उस टाइम वित्त मंत्री होते हुए जब इनकी कोठी पे आग लगाई गई है और जिसने भी वो स्टेप लिया है, गृह मंत्रालय आमतौर पर चीफ मिनिस्टर का ही होती है। अब वो चीफ मिनिस्टर, मैं तो सरेआम ही बोल रहा हूँ, भी खट्टर साहब थी 2016 में, खट्टर ही थे। उन्हें ये देखना चाहिए था कि भी वो वित्त मंत्री हैं, एक नंबर 2 उनके परिवार के लोग वहां रह रहे हैं, नंबर 3 कि भी वो भूपेंद्र हुड्डा के एंटी हैं, अगर उनके खिलाफ उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, तो ये हमारी सीआईडी की ड्यूटी बनती है। जो हमारे पुलिस चीफ है उनकी सीआईडी ड्यूटी बनती है। वो मेरे ख्याल कौन ऑफिसर होते थे, मैं नाम भूल गया, राव साहब क्या था नाम दिमाग से, तो उन्होंने ये देखना चाहिए था कि भी किसी अनिल राव, यस अनिल राव, वहां पे उस टाइम डीआईजी सीआईडी, आईजी सीआईडी होते थे, या कुछ और से शायद हो सकता है, मेरे से सही नाम, कई दिन की बात होगी। तो ये सीआईडी की ड्यूटी है कि वो सारी सिचुएशन का आकलन करते, अगर भी सिक्योरिटी क्यों और किस लिए हटा है, अगर हटा ली तो इसका रिप्रिकेशन क्या होगा, ये नहीं आकलन किया। अगर भी इसका अच्छा, अगर वो गलती भी हो गई तो वो आग एकदम नहीं लगी, हमारी सीआईडी लगातार 3 दिन जलाई गई। हमारी सीआईडी क्या कर रही थी, हमारी सीआईडी या लोकल पुलिस क्या करे, हमारी लोकल पुलिस की भी अपनी सीआईडी होती है जिसे हम सिक्योरिटी वाले बोलते हैं। एक एसपी के पास अपनी सीआईडी होती है, तो वो पुलिस क्या कर रही थी, सीआईडी क्या कर रही थी, और उनके हमारा जो इंटेलिजेंस विंग है वो क्यों नहीं कामयाब हुई कोठी पे आग लगाने से पहले या वो बलवा आने से पहले। बलवा तो एकदम तो नहीं आया, चलते चलते लोग आए, पुलिस तो एकदम विसल बजाई, पुलिस को तो हाजिर होना पड़ता है। बिल्कुल, एक वायरलेस किया, एक वीटी करी, और उसी वक्त वहां पीसीआर पहुंचनी चाहिए थी। अगर 10 पीसीआर वहां खड़ी होती तो किसी की क्या हिम्मत होती कि वो आग लगाते। आग लगाते तो कोशिश करते तो वहां दूसरी घटना होती, फिर पुलिस अपनी ड्यूटी लगा, अपनी दूसरी कार्रवाई करती।
लाइन ऑर्डर की कार्रवाई कर दी, चाहे उन्हें लाठी चलाओ, चाहे आंसू गैस फेंको या दो चलाना करो, उन्हें सुरक्षा तो करनी थी ना। यस। तो निश्चित रूप से दोनों चूक हुई है, सीआईडी की गजब चूक है, और नंबर 2 होम ब्रांच की, मतलब होम मिनिस्ट्री के नीचे अंडर आती है, यस। तो उनको ये रिपोर्ट देना अभी, हाँ नहीं इनकी सिक्योरिटी को वहां कोई जरूरत नहीं है। और मैं तो कैप्टन साहब के भी इस बात में वो मानूंगा कि उन्हें हटने नहीं देनी चाहिए थी, वो वित्त मंत्री होते हुए हटने नहीं देनी चाहिए। अगर हट भी गई तो परमात्मा ने उसको इतना सक्षम बना रखा था, वो अपने पर्सनल ड्यूटी, अपनी सिक्योरिटी रखते अपने घर के लिए। यस, यानी कि सिक्योरिटी चूक रही है। तो साथियों, देखा जाए तो जो भाईचारा प्रदेश का हमेशा से ही बहुत अच्छा रहा है। हमारे यहाँ कोई बड़े दंगे नहीं हुए जैसे कई प्रदेशों में होते हैं, लेकिन जिस वक्त आरक्षण का मामला था उस वक्त हमारा भाईचारा छिन भिन हुआ कुछ हद तक, और जरूरी है कि भाईचारा सदैव बना रहना चाहिए। कैप्टन साहब की अच्छी पहल है, अगर वो सच्ची और अच्छी नीयत से वो कर रहे हैं तो वाकई में उनको कामयाबी भी मिलेगी, और करते रहना चाहिए। और नेता लोग कथनी और करनी में भी अंतर ना रखें। तो अधिकतर हम देखते हैं कि नेता लोग ही भाईचारा खराब करते हैं, आग लगाने का काम वही करते हैं। तो नेता लोगों से हमारी विशेष गुजारिश है वो राजनीति करें जिन मुद्दों पे करने, लेकिन भाईचारे को खराब करके राजनीति कतई ना करें। और जिन्होंने की है वो लंबे समय तक सक्सेस नहीं हुए हैं। बिल्कुल हो सकता है कि आज लोग कह देंगे कि ठीक है फलाना पार्टी फलाना विधायक बन गया, वो राज कर रहे हैं वो, लेकिन आप रिजल्ट देखना, रिजल्ट कभी इन चीजों के अच्छे नहीं होते हैं। तो साथियों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर। आपको हमारी चर्चा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो जय हिंद, जय जवान, जय किसान, राम राम।